friends, hope you're doing well. Myself Zainul Abdin and today we are going to talk about the covering letter. और कवरिंग लेटर का तमाम स्केच मैंने यहाँ आपके सामने बना कर रखा है, आपके सामने बोर्ड पर प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज़ द कवरिंग लेटर, इस डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसी, और ये डॉक्यूमेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब भी हम कोई टॉपिक सीखते हैं उससे पहले हमें ये मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं। तो कवरिंग लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। स्टूडेंट्स, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर द न्यू ग्रेजुएट्स और हु आर द फ्रेश ग्रेजुएट्स, या जो अभी यूनिवर्सिटी लाइफ से क्लियर करते हैं अपना स्टडीज़ को, और काफ़ी सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि आपकी असेसमेंट में आती है, जो आपके एग्जामिनेशन में आती है, और बहुत ज़रूरी है सीखना। अच्छा, कवरिंग लेटर एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके जॉब एप्लीकेशन के साथ अकम्पनी किया जाता है और आपके रेज्यूमे के साथ या सीवी के साथ, लेट्स से करिकुलम विटाए जिसको आप कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कोर्स ऑफ लाइफ, कंप्लीट कोर्स ऑफ लाइफ। सो वो उस टॉपिक पे तो मैं अभी नहीं आता, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट, लेट्स एक्सप्लोर कि कवरिंग लेटर है क्या चीज़। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट अकम्पनीज आ सीवी और रेज्यूमे। देखिए, सीवी और रेज्यूमे के साथ ये डॉक्यूमेंट आता है और उसी के साथ ही अटैच होके जाता है। मोस्टली यूएस एंड यूके, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशंस सीवी कवरिंग लेटर के बगैर होती हैं। एंड if we specifically talk about like in the US, तो US में ये कवर लेटर भी कहलाया जाता है। ये वैसे तो कवरिंग लेटर लिखा है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर इसे, जिस तरह हम यहाँ CV एंड रेज्यूमे को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में कवरिंग लेटर को कवर लेटर भी कहा जाता है। अच्छा, ये है क्या? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके सीवी या जॉब एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है या जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है, अटैच होता है। दे आर यूजुअली टाइप्ड ऑन अ सिंगल पेज। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो, कोशिश करें, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक कवरिंग लेटर को वो रीड करें। आप कोशिश करें कि उसको एक पेज तक रेस्ट्रिक्ट करें, एंड सो दैट योर जॉब एप्लीकेशन कुड बी fairly considered, easily पढ़ी भी जा सके शॉर्ट टाइम में। A good letter uses formal language, और formal इसमें लैंग्वेज होती है, उस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। लैंग्वेज उसका जो डोमेन है वो किस तरह से हम इसमें कवर कर सकते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसमें, एंड प्रेजेंट सम कीज फॉर वाई योर एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड, और कुछ ऐसे उसमें पॉइंट्स होते हैं आपके जॉब के रिलेटेड, या आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म की थी प्रीवियस जॉब में, उसमें वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके कवरिंग लेटर में आते हैं। एंड डेफिनेटली इट ऑल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉयर को भी हेल्प मिलती है आपको मज़ीद जानने में कि आप किस कंपनी से काम करके हैं, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रही हैं, आपके क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे प्रीवियस जॉब में। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो कवर लेटर को आप समझें कि ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन है आपके रेज्यूमे की या आपके सीवी की। जो भी काम आपने तमाम पूरे लाइफ में शुरू से एंड तक किया, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपके वर्क एक्सपीरियंसेस, आपका प्रीवियस जॉब, और ये डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं, आपके रेज्यूमे को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सो डेफिनेटली आप वहाँ पर एम्प्लॉयर को ये बताते हैं कि आप ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर परफॉर्म करके आ चुके हैं, एंड ऑन दीज ग्राउंड्स आपको जॉब मिलनी चाहिए, या आप किस तरह से, किन ग्राउंड्स पे आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। सो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर प्रेजेंटिंग टू एनी एम्प्लॉयर। तो इसकी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसकी प्रूफ रीडिंग। जब भी आप किसी एम्प्लॉयर को अपना कवरिंग लेटर भेजते हैं, आप सबसे पहले उसको प्रूफ रीड करें, या आप किसी बेहतर जो आपको लगता है कि ये कवरिंग लेटर के बारे में जानते हैं या लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप डेफिनेटली उनको एक बार ज़रूर कवरिंग लेटर अपना गो थ्रू करवाएं, प्रूफ रीड करवाएं, ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। वाई आई एम सेइंग दैट, वाई आई एम रिकमेंडिंग दैट, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन इफ इट इज़
हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेलिंग एरर्स या ग्रामर एरर या कोई भी इस तरह का एरर जाता है तो एम्प्लॉयर के हाथ में, तो फिर बहुत बुरा एक इम्प्रेशन आपका जाता है। बिकॉज आपके मौजूद होने से पहले ये डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर के पास पहुंचाया जाता है, सबसे पहले पहुंचता यही डॉक्यूमेंट है, तो यही आपको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हमारे कवरिंग लेटर में आइडियली कितने पैराग्राफ्स होना ज़रूरी हैं, कितने पैराग्राफ्स होना ज़रूरी हैं। सो आइडियली मैं आपको यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर मैं लिख कर दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं एंड देन मैं टेम्पलेट फॉर्मेट लेआउट की भी बात करूंगा कि हम किस तरह का लेआउट अपने कवरिंग लेटर में रख सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आप स्टार्ट करते हैं लेआउट पे, मैं बाद में बात करूंगा फुल ब्लॉक सेमी ब्लॉक किस तरह है, वो मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा दूंगा वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले हम जस्ट अभी अगर हम बॉडी की बात करें कवरिंग लेटर की, तो बॉडी हम किस तरह से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं या ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप सैल्यूटेशन, अच्छा ये सारा ओपन पंक्चुएशन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं दिया हुआ है, कॉमा, डियर मिसेस हंटर, फाइन। अगर आपको नाम मालूम है कि जो हायरिंग बॉडी है, जो कि HR पर्सन है, उनका क्या नाम है, इफ़ यू नो दैट, तो आप लिख सकते हैं लास्ट नेम डियर मिसेस हंटर, आप लास्ट नेम लिख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन देन आप सिंपली जस्ट डियर सर, डियर मैडम / मैडम, फाइन। तो आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि डियर एक्सप्रेशन जो है ये फॉर्मल में आता है, बहुत अच्छा है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली अभी इंटरनेशनली डियर का सैल्यूटेशन ही इस्तेमाल होता है, डियर मिसेस हंटर, फाइन। चूंकि ये ओपन पंक्चुएशन है तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन कॉमा नहीं है। अब देखें, सबसे पहला जो आपका बॉडी पैराग्राफ है ना, सबसे पहला बॉडी पैराग्राफ, आप उसमें क्या स्टेट करेंगे, यू आर गोइंग टू स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग। आपका क्या पर्पस है लिखने का, आप क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन, दिस कवरिंग लेटर। पहले आप ये बताते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 1 स्टेट योर पर्पस फॉर राइटिंग, और दूसरा उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आपको इस जॉब के बारे में कहां से पता चला। नंबर 1, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंट्स क्लर्क एडवर्टाइज्ड इन। अब ये देखें, आपने पहली बॉडी पैराग्राफ में ही सबसे पहले आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि आपको इस जॉब के बारे में कहां से पता चला और आप क्यों लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड टू लॉन्च माई कैंडिडेसी, ये भी स्टार्टर हो सकता है, और मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टर्स हो सकते हैं। अगर आप सर्च करें, और ये अभी स्क्रीन पर आ रहे होंगे कुछ अच्छे से स्टार्टर्स, आप इन तमाम से आप अपने कवर लेटर को शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत फॉर्मल सा, डिसेंट सा स्टार्टर मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने। ये देखें, ये की फ्रेजेस हैं, ये आपके लेटर को इन्हांस करते हैं, इसकी इसे मोर इंगेजिंग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और बहुत फॉर्मल बनाते हैं, लेट्स से। तो ये तमाम की फ्रेजेस हैं जो कि मैंने ब्लू कलर की राइटिंग में लिखे हैं, ब्लू कलर के इंक से मैंने लिखे हैं, तो आप ये सामने हैं। पहले तो हम पहले पैराग्राफ में हम ये बात करेंगे कि भाई क्यों लिखना चाहते हैं आप, और जनाब कहाँ से आपको इस जॉब के बारे में पता चला। तो बहुत सिंपल है, 2 से 3 लाइनर, 2 to 3 लाइनर आपका ये पहला पैराग्राफ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंट्स क्लर्क, ठीक है, क्लार्क इसकी एक दूसरी प्रोनाउंसिएशन है, एडवर्टाइज्ड इन द कैम्ब्रिज इवनिंग न्यूज़ ऑफ 17 जनवरी 2022, फाइन। तो इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, ज़्यादा आपने ये भी नहीं लिखना है कि होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन। सो ये सारे इनफॉर्मल एक्सप्रेशन से आपको बचाना है अपना कवरिंग लेटर। आप जस्ट डायरेक्ट स्पेसिफिक टू द पॉइंट, आपने शुरू किया, स्टेट अपना पर्पस बताया आपने कि आप क्यों ये लिख रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड राइटिंग दिस, एंड आपको कहाँ से इस चीज़ का पता चला। अब आप देखें, एक लाइन का स्पेस रखकर आप इंडेंट देकर अब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। अब व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द सेकंड पैराग्राफ, बिफोर लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाई डू वी राइट दैट।
अच्छा, दूसरा पैराग्राफ क्या करता है? दूसरा पैराग्राफ आउटलाइन करता है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, प्रीवियस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक आउटलाइंस योर करंट जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, प्रीवियस जॉब मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग कवरिंग लेटर बनाते हैं जो कि ऑलरेडी पहले जॉब कर चुके होते हैं या छोड़ चुके होते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में आप सिंपल है, बहुत आसान से अंदाज में आप अपनी प्रेजेंट करंट सिचुएशन, जो आपकी करंट जॉब है, जो करंट आपकी पोजीशन है, जिस जगह पे भी आप काम करते हैं, तो आप वो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं और ये किस तरह से रेलेवेंट हो सकती हैं जिस पोस्ट के लिए अब आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए ये आप लेटर लिख रहे हैं। तो आपकी करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से रेलेवेंट है, आप आउटलाइन करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और उससे ये भी बताते हैं कि ये किस तरह से रेलेवेंट है कि जिस जॉब के लिए अब आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पैराग्राफ नंबर 2 हमारे सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एज यू विल सी फ्रॉम माई इनक्लोज्ड CV या रेज्यूमे। अगर आपने CV कंपोज किया है, अटैच किया है, तो आप CV लिखें, और अगर आपने रेज्यूमे कंपोज किया है तो आप रेज्यूमे लिखेंगे वहां पर। ठीक है, R कुड बी स्मॉल, फाइन। आई एम करंटली एन अकाउंट्स क्लर्क इन अ रिनाउंड प्रिंटिंग फर्म। ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और मॉडर्न तरीका है कवर लेटर को डिज़ाइन करने का। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न वे? कुछ लोग अब रेज्यूमे के साथ जब कवरिंग लेटर बनाते हैं तो ये बहुत ही अभी पॉपुलर होता जा रहा है। सैल्यूटेशन के बाद ये जो सैल्यूटेशन है यहाँ पर, डियर मिसेस हंटर, इसके बिल्कुल नीचे जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं वो आप वहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक ये भी तरीका है। आप जब इसकी बात करते हैं, कोई भी कवर लेटर आप किसी भी जॉब के लिए बनाते हैं तो किस जॉब के लिए अप्लाई करें, लाइक सपोज कि आपने अप्लाई किया सीनियर अकाउंट्स क्लर्क, फाइन, तो आप यहां पर सैल्यूटेशन के नीचे आप लिख देंगे सीनियर अकाउंट्स क्लर्क, फाइन, फिर एक लाइन का स्पेस देकर यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, ये भी तरीका है। तो अब आपने क्या किया, इन अ रिनाउंड प्रिंटिंग फर्म आपने एक्सप्रेस कर दिया कि अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर करंट पोजीशन। इन एडिशन टू, अब ये जो कनेक्टर्स होते हैं ना, ये जो स्टार्टर्स होते हैं, ये आपके पैराग्राफ्स को एक कोहेजन एंड बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, बहुत अच्छा कनेक्शन आपके सेंटेंसेस के बीच में बताते हैं। इन एडिशन टू माई नॉर्मल बुक कीपिंग ड्यूटीज, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉइसिंग एंड चेजिंग अप लेट पेमेंट्स। आई ऑल्सो डील विथ, देखें अगेन अब बहुत अच्छा फ्रेज यहाँ पर आया, आई ऑल्सो डील विथ क्रेडिट चेक्स ऑन पोटेंशियल कस्टमर्स, फाइन। तो आपने फिलहाल अपने करंट पोजीशन, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जो जॉब में है वो आपने यहाँ पर एक्सप्रेस की, आपने बताई। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जब भी आप कवर लेटर लिखते हैं तो सब आपके होने से पहले आपका वो लेटर या आपकी रेज्यूमे या आपका CV वहाँ पहुँच जाता है आपके एम्प्लॉयर के पास। तो तमाम इन तीनों को अच्छे से प्रूफ रीड होना इंतहाई ज़रूरी है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइन। सो ये देखें, नंबर 1 पैराग्राफ में हमने किया स्टेट किया ओपिनियन अपना, हमने अपना जो करंट स्टेटस है लिखने का, व्हाई आर यू राइटिंग दैट, आप क्यों लिख रहे हैं, आपने ये स्टेट किया, पर्पस बताया, और ये भी बताया कि आपको कहाँ से पता चला। और दूसरा ये है कि जब आप अपने दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं तो आप वहाँ लिखते हैं इट आउटलाइंस योर करंट जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जब आप दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं तो आप वहाँ पर सारी अपनी जॉब, करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आउटलाइन करते हैं, बताते हैं। एंड अगर इसको मज़ीद एक्सपैंड करना है आपने, तो आप इसको मज़ीद ये भी बता सकते हैं कि आपकी करंट जॉब किस तरह से जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट हो सकती है और ये एक्सपीरियंसेस आपके रेलेवेंट हैं। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। Alright, dear students, so now we have paragraph number 3 we will be specifically talking about। और जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा पैराग्राफ नंबर 3 and 4 इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमें इसमें करना क्या है, स्पेसिफिकली व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पैराग्राफ नंबर 3, इस पर हम बात करेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 3 को गो थ्रू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि हम जब फॉर्मल राइटिंग करते हैं, वेन एवर वी यूज़ फॉर्मल राइटिंग इन एनी लेटर, जिस लेटर में भी आपने ऑफिशियली अगर आप किसी को लिखते हैं, हायर ऑफिशियल्स को लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं, या किसी भी बिजनेस पर्सनल को लिखते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का फॉर्मल लेटर, उसमें हमारे पास लैंग्वेज तमाम फॉर्मल इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो, आई वुड लाइक टू नो, फाइन. जैसे कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट, फाइन. इट इज़ टू इन्फॉर्म यू. और ये छोटे छोटे से स्टार्टर्स होते हैं, ये डिफरेंसेस आते हैं, वर्ड्स का भी डिफरेंट आता है, लाइक चाइल्ड, लाइक देन यू से किड एंड चाइल्ड, ठीक है. एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है. तो फॉर्मल लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है पूरे कवरिंग लेटर में. और अवॉइड यूजिंग कंट्रैक्शंस. तो कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करना आपके कवरिंग लेटर में, आपको अगर आप एग्जामिनेशन के लिए ये टास्क कर रहे हैं तो आपको पिनलाइजेशन हो सकती है अगर आप कंट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं. सपोज डू नॉट, डोंट. अब ये जो डोंट है ये कंट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं, लाइक कैन नॉट, कांट, फाइन, कैंट या कांट. सो ये जो कंट्रैक्शंस आते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, हम जब ओ को ओमिट करने के लिए कंट्रैक्शंस बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एग्जामिनेशन में डिवास्टेटिंग हो सकते हैं. आपके मार्क्स इसमें शेक हो सकते हैं काफ़ी. तो आप अवॉइड करें किसी भी किस्म की कंट्रैक्शन इस्तेमाल करने के लिए. अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3. सो पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कहता है कि इट सेज why you want this job and what you can bring to the company. पैराग्राफ नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये कहता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए. डेफिनेटली आप कुछ रैशनल पेश करेंगे, आप कुछ अच्छा एक विजन पेश करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, दैट्स वाई आई रिक्वायर दिस जॉब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँगा, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है. ऐसा नहीं आप लिखते हैं. आप फॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि आप क्यों ये जॉब चाहते हैं, ये पोस्ट आपको क्यों दरकार है, क्यों चाहिए. तो आप उसमें वेरियस रीजंस बता सकते हैं कि फॉर माय प्रोफेशनल डेवलपमेंट आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर ऑर्गेनाइजेशन, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कुड हैव सफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ वर्किंग, फाइन. तो आप इस तरह के अच्छे अच्छे से लॉजिक्स, रैशनल प्रेजेंट करते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, ये जॉब क्यों दरकार है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3. पैराग्राफ नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप बहुत मेन चीज़ बता रहे हैं, ताकि अगर एम्प्लॉयर को कोई भी चीज़ क्लिक हो जाती है तो डेफिनेटली योर एप्लीकेशन इज़ वेरी सीरियसली टेकन. आई एम कमिटेड टू परसुइंग अ करियर इन. अब अकाउंट्स क्लर्क की हम बात कर रहे थे कि वो अकाउंट्स क्लर्क है ऑलरेडी. अब कहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है. आई एम कमिटेड टू परसुइंग अ करियर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अकाउंट्स क्लर्क, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैंने आपको अभी जस्ट अर्लियर कहा था कि आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी अलाइन करेंगे ताकि जिस पोस्ट के लिए अब आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी करंट पोजीशन है और जो अब आप जिसके लिए अप्लाई करें वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर को ये थोड़ा बहुत अंदेशा हो, अंदाज़ा हो जाए कि आप जिस कंपनी से काम कर रहे हैं या जिस कंपनी से काम करके आप आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़े बहुत वर्क की एक्सपीरियंस रखते हैं, तजर्बा थोड़ा बहुत आप रखते हैं. तो अब हमने कैसे शुरू किया पैराग्राफ नंबर 3. आई एम कमिटेड टू परसुइंग अ करियर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके, एंड एम करंटली. अब देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि आप कोई भी कंट्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं करते, आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लगाते, ना ही आप इस पूरे राइटअप में या इससे जो पिछला राइटअप गया उसमें आपको कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी किसी भी किस्म का मैंने कोई कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी शॉर्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल नहीं किया. यहाँ पे देखें मैंने किस तरह से शुरू किया, आई एम, मैंने इसको पूरा लिखा है. ना आपको कोई डोंट मिलेगा, ना वुडंट मिलेगा, ना कहीं पे कोई भी कंट्रैक्शन नहीं मिलेगा. सो आप भी इसको अवॉइड करें एग्जामिनेशन में अगर आपको वाकई ही अच्छे मार्क्स लेने हैं. एंड अगर आप जॉब के लिए लिखते हैं कवरिंग लेटर तो डेफिनेटली आप एक ये बहुत बुरा इंप्रेशन एम्प्लॉयर पे जाता है फिर. ओके. एंड आई एम करंटली स्टडिंग फॉर फर्दर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. ठीक है. अभी आपने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं. बाय डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और किस तरह के आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज बहुत आम हैं.
I am particularly interested in your post and as it would enable me to gain experience of working in a large company with the opportunities for professional training and development that this brings. अब ये देखें कितना अच्छा रैशनल यहाँ पर दिया है, कितना अच्छा रैशनल यहाँ पर प्रेजेंट किया है कि उसमें बताया है कि अब जो अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, अब मैं क्यों अप्लाई करता हूँ इस पोस्ट के लिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ लार्जर कंपनी, एक्सपीरियंस आ जाए, एक्सपोजर मिल जाए आपको बड़ी कंपनी में काम करने का, और जहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एंड और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। तो आपका ये विजन होना चाहिए, ये आपका लॉजिक एंड रीज़न ये होना चाहिए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए इन पैराग्राफ नंबर 3। फाइन। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है पोस्ट, अब ये पोस्ट मैंने यहाँ पर जॉब क्यों नहीं लिखा? जॉब एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, पोस्ट वैकेंसी या पोजीशन, पोस्ट वैकेंसी या पोजीशन, आप इन तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फॉर्मल राइटिंग में, दे आर ऑल एक्सेप्टेबल। जॉब लिखेंगे थोड़ा सा एक वो फ्लो में भी नहीं आता, ऑड भी लगता है एंड इनफॉर्मल भी है, तो ये अवॉइड कीजिएगा जॉब लिखना। rather than that you can write post, vacancy या position, तीनों लिखे जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। in addition to my skills and experience as an accounts clerk, I would bring to the post a proven ability to deal successfully and tactfully with customers and clients। अब आपने रैशनल तो दे दिया, अब आपने रीज़न तो बता दिया कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, लेकिन साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि व्हाट न्यू थिंग्स यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी। आप कंपनी के लिए किस तरह से कारआमद साबित हो सकते हैं, आप कंपनी के लिए किस तरह से एक अच्छे एम्प्लॉई साबित हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बताना, और ये सारे जो पंच लाइन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपके एम्प्लॉयर को। अब ये देखें कि पैराग्राफ नंबर 3 में आपने ना सिर्फ ये बताया कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, बट आपने ये भी मज़ीद बताया कि व्हाट न्यू थिंग्स यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को ये बताते हैं कि यू एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप उस कंपनी के लिए किस तरह से अच्छे और कारआमद साबित हो सकते हैं, किस तरह से आप चेंज लेकर आ सकते हैं कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखी जाती हैं, और इनमें हकीकत भी होती है डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि आप बड़ी अनरियलिस्टिक किस्म की आप बातें लिखें, उसमें ऐसा भी ना हो कि एग्जैजरेटेड चीज़ें लगें। तो जब ये जनाब एग्जैजरेटेड चीज़ें आती हैं तो पहली फुर्सत में एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को साइड कर देता है, झूठ लिखा है सारा। सो यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ इन अ वे कि आप सामने वाले को काफ़ी इंस्पायर कर सकें, आपकी एप्लीकेशन इंस्पायर कर सके। अच्छे अच्छे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपकी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जब आप प्रेजेंट करेंगे कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए और आप इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब आप कुछ अच्छा इंस्पायरिंग सा अट्रैक्टिव सा इन्फ्लुएंसिंग कोई स्टेटमेंट या कोई रीज़न आप लिखते हैं, वहाँ पर नई नई चीज़ें अपने बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर आपसे इम्प्रेस होता है एंड डेफिनेटली योर एप्लीकेशन इज़ कंसीडर्ड। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 4 आपकी कोई अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया इसको, बट मैंने जस्ट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा कि व्हेन आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप एम्प्लॉयर को बताएं कि आप कब कब इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं, किस टाइम में आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके नौकर हैं आपके लिए कभी भी इंतज़ार नहीं करेंगे। डेफिनेटली कोई ऐसा सूटेबल एक टाइम होना चाहिए कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। अब अगले 3 हफ्तों में कभी भी आपसे एम्प्लॉयर कॉल करके आपको, अगर आपकी एप्लीकेशन उन्हें पसंद आती हो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक योर कॉल। तो ये पैराग्राफ नंबर 4 में आप अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक इट इवन लॉन्गर। मेरी सजेशन ये होगी कि इसको एक पेज का रखें, अच्छा रखें, स्मूथ रखें, हेल्दी रखें, और अच्छे अच्छे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रखें, और अच्छी अपनी अचीवमेंट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें एक्सप्लेन करें अगर आप फ्रेशर हैं तो। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली वो तमाम एक्सपीरियंसेस आप वहाँ पर मेंशन करें जो कि आप समझते हैं कि ये आपके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी नेक्स्ट जॉब में।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इसको क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका आएगा आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई लुक फॉरवर्ड टू, लोग क्या करते हैं, आई लुक फॉरवर्ड फॉर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, या फॉर का वो प्रपोजिशन यहाँ लगाते हैं। तो ये पूरा एक फ्रेज, एक कंप्लीट ईडियम है। अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या दूसरे डिक्शनरी में, ये कंप्लीट एक फ्रेज की कोलोकेशन चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू ही आएगा हमेशा, जब भी आप या तो फॉर्मल लेटर की बात करें या तो कवरिंग लेटर की बात करें या किसी भी तरह का लेटर की बात करें, तो आप जब उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं तो आप वहां देते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। फाइन। हियरिंग फ्रॉम यू, जेरेंट्स आते हैं यहाँ, हियरिंग फ्रॉम यू, या तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंसिडरेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन इंटरव्यू कॉल, फाइन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट आप इसको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू या आई लुक फॉरवर्ड टू से शुरू करते हैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखें यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर सिंसियरली। अब इसके पीछे एक साइंस है, यहां पर लिखा है कि योर सिंसियरली। सिंसियरली क्यों लिखा है? क्योंकि आपने, अगर आपको याद हो, हमने सैल्यूटेशन में डियर मिसेस हंटर लिखा था। फाइन। जब आपको नाम मालूम है, जब आप उसका नाम लिखते हैं एम्प्लॉयर का, जिसे आप ख़त लिख रहे हैं या जिसे आप कवरिंग लेटर लिख रहे हैं, जब आपको उनका नाम मालूम है और आपने उनका नाम, लास्ट नेम मेंशन किया है सैल्यूटेशन में, जैसे कि डियर मिसेस हंटर, तो जब आपने इनका नाम लिख दिया है तो अब आप यहाँ लिखते हैं योर सिंसियरली। अगर आपने इनका नाम नहीं लिखा, आपने जस्ट सिंपल लिखा डियर सर स्लैश मैडम, अब आपको नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है जिसे आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आता है योर फेथफुली। फाइन। अब फेथफुली के नीचे आपका नाम आ जाएगा और नाम के नीचे ENC.CV, इनक्लोज्ड, मतलब CV इज इनक्लोज्ड या कि इनक्लोज्ड CV। फाइन। इसका मतलब ये है कि इस कवरिंग लेटर के साथ आपकी CV भी अटैच है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ स्टूडेंट्स इसे एग्जामिनेशन के पर्पस की वजह से सीखते हैं, उसकी लर्निंग करते हैं, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि आप वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन नहीं करते, आपका पर्सनल एड्रेस, आपका नाम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी आइडेंटिटी रिवील करती है, अगर आप कवरिंग लेटर किसी एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करें। आप वहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, तो अब आप वहाँ पर ABC लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए है जो बच्चे कवरिंग लेटर एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करते हैं या जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवरिंग लेटर को सीखते हैं। अब जो स्टूडेंट्स वाकई जॉब के लिए कवरिंग लेटर बनाना सीखते हैं, तो डेफिनेटली दे शुड गो अहेड विद द नेम, अपना रियल नाम, आइडेंटिटी, एवरीथिंग दे कैन एक्सप्रेस, दे कैन डिस्क्लोज। Alright dear students, so now we have come up to an end to this lesson. ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने explain की। I hope that you have understood और आपको समझ आया होगा। If you do not have understood anything, you can always put your comments, you can always put your questions into the comment section and I would be more than pleased to respond to them. अच्छा, लेआउट की मैंने बात की थी, तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी सारे लेआउट, और मैं आपको कोशिश यही करूँगा कि फुल ब्लॉक स्टाइल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फुल ब्लॉक स्टाइल पे ये कवरिंग लेटर बनाएं। आइदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कवरिंग लेटर के लिए। सो ये एक कवरिंग लेटर का स्टाइल है, ये एक फॉर्मेट है, इस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ज़्यादा आप माइंड अपना मतलब अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है काफ़ी सारे फॉर्मेट्स को लेकर। आप जस्ट एक फुल ब्लॉक स्टाइल अपने माइंड में रखें, उसी को प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है और इट मेक्स योर लाइफ ईजियर, आई होप। एंड with this we end up, inshallah, see you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.